अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप YouTube पर देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इमरान खान की। आज 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है उनको, साइफर जो लीक मुकदमा है उस हवाले से। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या इमरान खान को जल्दी छोड़ने की कोई इस तरह की हुकूमत की तरफ से मनसूबाबंदी है या उनको लंबे अरसे तक जेल में रखना है। जो परमानेंट हुकूमत है यानी इस्टेब्लिशमेंट, वो क्या सोच रही है इमरान खान को जेल में रखने के हवाले से। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सदर आरिफ अलवी साहब, जो इस वक्त पूरी कौम महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से परेशान हाल है। सड़कों के ऊपर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी साहब को अपनी तनख्वाह बढ़ाने की पड़ी है और उन्होंने इस हवाले से एक लेटर लिखा है कि उनकी 2 स्टेप जो सैलरी इंक्रीज़ की जाए, यानी वो अभी 8 लाख ले रहे हैं तो 12 लाख तक उनकी तनख्वाह की जाए। ये इसके ऊपर भी बात करेंगे कि सदर साहब जो है वो आखिर क्यों इन्होंने इस हवाले से ये डिमांड किया है। और जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे, आपको याद होगा सदर आरिफ अलवी ने जो एक हफ्ता कबल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल है वो उन्होंने दस्तखत नहीं किया और उनके जो मातहत अमला है उन्होंने हुक्म अदूली की है। जिसके बाद आपने देखा कि जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी थे वकार अहमद, उन्होंने भी एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने सदर साहब को पब्लिकली जो आप कह सकते हैं कि डिस्ग्रेसफुल एक वो किया। उन्होंने जो लेटर लिख के सदर साहब का जो एक ओहदा है उसके जो एक तकद्दुस है उसको पामाल किया गया। बहरहाल तो इस हवाले से मैं आपको एक 92 का वाक़या बताऊंगा। नवाज शरीफ हुकूमत में किस तरह एक ब्यूरोक्रेट ने गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ के साथ जो इस तरह की गलत फहमी हुई तो उस ब्यूरोक्रेट ने किस तरह उस मामले को हैंडल किया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसके ऊपर भी आपको एक वाक़या बताऊँगा। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं इमरान खान की जो अटक जेल में मज़ीद 14 दिन का उनका स्टे। आपने देखा आज अभी जो खबर आई है कि बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि जो साइफर लीक था उसमें FIA ऑलरेडी जो है वो तहकीकात कर रहा है, GIT ऑलरेडी बनी हुई है, वो उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है इसी मामले में। आज जो जज थे हसनात, उन्होंने अटक जेल में ही जाके इमरान खान की जो है वो मुकदमे की समाअत की और मज़ीद 14 दिन का उनको जुडिशल रिमांड पे भेजा गया। आखिर ये अटक जेल में आप भी जानते हैं कि ये क्यों जाना पड़ा। और उसके साथ साथ जो इमरान खान की आपने देखा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें उन्होंने तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल कर दिया। जो केस के बाकी जो फैक्ट्स थे और जो बाकी उसके बुनियादी नुकात थे उनको डिस्कस किए बगैर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब, उन्होंने सज़ा इस बुनियाद के ऊपर मुअत्तल कर दी कि ये 3 साल जो मिनिमम एक जो सेंटेंस है उसकी बुनियाद के ऊपर ये फ़िलहाल मुअत्तल कर दी गई है। तो इसके ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये मुअत्तल ही करनी थी तो फिर उससे पहले जो एक लंबी हेयरिंग्स होती रही, जो वकला की टीमें थी उनसे आर्ग्यूमेंट क्यों सुने गए, आप पहले ही ये इसी बुनियाद के ऊपर सज़ा को ख़त्म कर देते। बहरहाल ये तो कोर्ट की अपनी सवाबदीद है कि वो किस बुनियाद के ऊपर किसी भी मुजरिम की जो सज़ा है उसको मुअत्तल करती है। इसके ऊपर बहरहाल वो जो लीगल माइंड्स हैं वो डिस्कस भी करेंगे आगे अदालत में जब इसके बाकायदा से आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर। लेकिन ये जो इमरान खान की उस सज़ा मुअत्तल होने के बाद ये तो रोज़े रोशन की तरह आया ही था कि इमरान खान को फ़िलहाल जेल से बाहर नहीं निकालना। और इस हवाले से जो रियासत है, जो परमानेंट रियासत है यानी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज, उनके पास भी बहुत ज़्यादा ऐसे मुकदमात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखा जा सकता है। उसमें आपने देखा है कि जैसे ही तोशाखाना से इनकी वो हुई तो फ़ौरन ही कल ही एक ऑर्डर जारी हुआ जज की तरफ से कि इनको अंडर कस्टडी रखा जाएगा उसी अटक जेल में ही साइफर केस में। और आज ही जाके जो जज थे उन्होंने जुडिशल रिमांड एक्सटेंड कर दिया 14 दिन का। ये साइफर के अलावा भी आपके इल्म में होगा कि एक और मुकदमा है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अलकादिर ट्रस्ट केस का। अलकादिर ट्रस्ट केस में जो है उसमें भी अगर ये इस केस में अगर कोई इनकी इमरान खान की अदलिया की तरफ से ज़मानत या कोई रिलीफ दिया जाता है तो फिर इनको अलकादिर ट्रस्ट जेल में केस में इनको जेल के अंदर रखा जा सकता है। फिर मज़ीद आगे और जो मुकदमात हैं ख़ासतौर पे 9 मई वाला मुकदमा है वो भी
जो तहकीकात उसकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी उन्होंने एक लिंक इस्टेब्लिश किया इमरान खान की 9 मई के वाक़यात के हवाले से कि ये जितना भी जो इसकी मनसूबाबंदी है या उस दिन एग्जीक्यूट किया गया 9 मई के जो वाक़यात थे उनका खुरा कहीं ना कहीं ज़मान पार्क से जाके मिलता है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो पीटीआई के रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं वो भी गवाही और उन्होंने बयानात भी दिए हैं कि ये पूरी मनसूबाबंदी की गई। इस हवाले से आपने देखा कि मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स भी हुई। बहरहाल ये तो मुकदमात वो हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान, बहरहाल जो मेरी मुख्तलिफ सोर्सेज से भी बात हुई वो ये समझते हैं कि इमरान खान इतनी जल्दी अभी बाहर नहीं आने वाले, और ख़ास तौर पे ये जो इलेक्शंस आपने जो 3 या 4 महीने के आगे जो स्केड्यूल किए हुए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को इलेक्शन से पहले तो बहरहाल जो मुख्तलिफ मेरी लोगों से बात हुई वो ये समझते हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। तो इसमें साइफर वाला भी जो है वो मुकदमे के बाद आगे फिर अगर इसमें कोई ज़मानत दी जाती है तो फिर जो नैब का अलकादर ट्रस्ट केस है, नैब में तो जो 1 महीने तक आपको कोई बगैर उसके चालान के भी रख सकते हैं। तो नैब वाले मुकदमे भी इनको अलकादर ट्रस्ट केस में भी गोया ये जो इमरान खान का जेल यात्रा है ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इनकी जेल यात्रा ख़त्म होने वाली है। ये कुछ अर्सा जो मुख्तलिफ ज़राए से बात करने के बाद मुझे लगता है कि ये रहेंगे, ख़ासतौर पर जो इलेक्शंस जब भी हों तब तक ये इमरान खान या तो जेल में ही रहेंगे या फिर कोई उसका फिर दूसरी ऑप्शन यही हो सकती है कि ये डील करके बाहर चले जाएं इलाज के बहाने, या कोई भी और जो डील है या कोई भी और किसी अरेंजमेंट के ज़रिए इमरान खान को बाहर जाने के ही ऑप्शन इनके पास होगा, अदरवाइज़ इनको जेल में ही रुकना पड़ेगा। ये तो हो गया कि जो इमरान खान के हवाले से आगे क्या मज़ीद इस पे जो अपडेट्स होती हैं या जो पेशरफ्त होती हैं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं सदर आरिफ अलवी के हवाले से। आज दी न्यूज़ में जो दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने एक ख़बर दी है कि सदर आरिफ अलवी ने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये डिमांड की है कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, और उसकी रीज़न उन्होंने कहा कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदा है, उनकी सैलरी जो है कंटिन्यूसली पिछले 2 साल से बढ़ी है, लेकिन सदर पाकिस्तान की तनख्वाह नहीं बढ़ी, इसलिए उनको जो 2 स्टेप इंक्रीज़ के बाद जो तनख्वाह है वो उनको बढ़ा के दी जाए। अब आप ये देखें हमारे जो हुक्मरानों के चौंचले हैं कि इस कदर ये कोल्ड फीट हैं कि अवाम चाहे सिसकती रहे, बिलकती रहे, बिजली के बिलों के लोगों के पास पैसे नहीं, लोगों के पास खाने के 2 टाइम के पैसे नहीं। आपने देखा कि मुख्तलिफ जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि लोगों ने ख़ुदकुशियाँ भी की हैं, और इस हवाले से कुछ लोगों की जो महंगाई की वजह से आपने देखा कि 15 पे कॉल करके भी लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 3 दिन से खाने का कुछ नहीं है तो आप हमारी मदद करें। ये इस तरह की जो गुर्बत और उस की जो कहानियाँ सामने आ रही हैं, ये सुन के सच्ची बात है कि दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। और फिर जब हम अपने हुक्मरानों के चौंचले देखते हैं और अपने हुक्मरानों की जो शय खर्चियाँ देखते हैं तो वाकई में ये एहसास होता है कि ये जो हुक्मरान है ये बेहिस तरीन एक जो कौम हमारी कौम के ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं, ये इंतहाई बेहिस तरीन लोग हैं कि इनको अवाम की गुर्बत और महंगाई का एहसास नहीं, अपनी तनख्वाहें और अपनी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं या मराहत हैं उनके बढ़ाने के हवाले से इनको हमेशा से फ़िक्र लगी रहती है। और यही सदर आरिफ अलवी ने भी एक बार फिर एक जो है वो इन सेंसिटिविटी शो कराई है कि टुवर्ड्स जो पीपल ऑफ पाकिस्तान के लोग बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं और इनको अपनी तनख्वाहों की पड़ी है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के किसी शख्स को जो 3-4 लाख रुपए जो माहाना बढ़ाने के हवाले से वो इतनी कोई ग्रीड या लालच दिखानी चाहिए थी। आपको अल्लाह ताला ने वैसे ही बहुत ज़्यादा दिया है, तो ये क्या आप इन 2-3 लाखों से, लेकिन ये अवाम में अच्छा तासुर नहीं जाता। इसमें भी कोई शक नहीं कि 2 या 3 लाख रुपए बढ़ने से किसी सरकारी ख़जाने के ऊपर कोई इतना बड़ा बोझ नहीं आता, लेकिन ये जो अवाम के ऊपर एक तासुर होता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी हमारी जो एहसास रखते हैं और जो गुर्बत है या महंगाई का एहसास करते हुए वो अपने भी उन्होंने अखराजात कम किए हैं, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता।
मैंने आपको कल भी अपने प्रोग्राम में बताया था कि जो वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म साहब ने बिलों के जो यूनिट्स बिजली के सरकारी मुलाजमीन के ख़त्म करने के, वो भी लगता है अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया था। और अब ये सदर आरिफ अलवी साहब का ये इस तरह का जो स्टेप है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक इल टाइम जो है इनकी तरफ से वो मूव है आरिफ अलवी साहब की तरफ से। इनके वैसे भी 2-4 महीने, क्योंकि इनका जो टेन्योर है वो तो ऑलरेडी अगस्त में वो हो चुका है। ये आगे यूँ समझें कि ये केयर टेकर के तौर पे ही जब तक कि इलेक्शंस नहीं होते ये अपना ओहदा जारी रखेंगे। तो इस मुख्तसर और जो कलील अरसे के लिए उन्होंने इस तरह की वो दिखाई है, ये एक अच्छा मैसेज नहीं है बहरहाल अवाम में। अब ज़रा मैं आपको एक बता दूं कि ये जो पिछले हफ्ते सदर आरिफ अलवी का जो उनके सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट के वकार अहमद, उन्होंने ख़त लिखा जिसमें उन्होंने सदर साहब के हवाले से कहा कि आपने कोई बिल जो है वो वापस नहीं भेजा। ये जो ख़ास तौर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो था, गोया पब्लिकली उन्होंने जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उनको झूठा करार दे दिया ये ख़त लिख के। उसका आपको पस मंज़र तो आपको इल्म में होगा कि पिछले इतवार को सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो मैंने दस्तखत नहीं किया और मेरे जो मातहत अमला है उन्होंने मेरी हुक्म अदूली करते हुए ये वापस नहीं भेजा। उसी के जवाब में ये जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि आपने जो आपके ऑफिस ही में था हमें वापस नहीं मिला। फिर उसके बाद सदर आरिफ अलवी ने इनको हटा के, वकार अहमद को हटा के एक खातून को सेक्रेटरी तैनात किया। वो खातून भी उन्होंने ओहदा लेने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे बड़ा ओहदा है उसकी तजलील है। आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी पॉलिटिकल जमात का जो ओहदेदार हो उससे, लेकिन ये जो सदर पाकिस्तान का ओहदा है ये आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के भी कमांडर इन चीफ का ओहदा है और आईनी तौर पे ये बड़ा ओहदा है। उसकी मैं नहीं समझता कि ये इस तरह तजलील करनी चाहिए थी। ये जो सेक्रेटरी साहब हैं इनको पब्लिकली ये इस तरह जो सदर के ओहदे है उसकी तजलील नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ 1992 का। एक चीफ सेक्रेटरी थे सिंध के, उसके बाद जो वो नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने ए के लोधी साहब, वो इस्लामाबाद में मिलने, उस टाइम नवाज शरीफ की गालिबन हुकूमत थी। वहाँ पे इनके जो काजी नईम साहब थे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, काजी नईमुल्ला, तो उनसे मिले और वो इधर भी जो ब्यूरोक्रेसी थी, ज़ाहिर बात है ब्यूरोक्रेट थे तो अपने जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स इस्लामाबाद में थे उनसे भी मिले। वो जब वापस चले गए, कराची में हेड ऑफिस था, तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक समरी मिली जिसमें ये लिखा हुआ था कि ए के लोधी साहब को 1 महीने की एक्स पाकिस्तान लीव विद सैलरी दी जाती है। अब जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न था उनके सेक्रेटरी ने आगे जो ए के लोधी साहब थे उनको ये जो अप्रूवल के साथ भिजवा दिया। उस दौर में फैक्स होता था तो फैक्स भिजवा दिया ए के लोधी साहब को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से। जब ए के लोधी साहब को ये मिला तो वो हैरान और परेशान हो गए कि उन्होंने फ़ौरन ही इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट थे उनको टेलीफोन मिला दिया और उनसे कहा कि जेंटलमैन, मैंने आपसे 2-3 दिन पहले ही मुलाकात की थी, अगर आपने इस तरह की कोई काम करना था तो आप मुझे पहले ही बता देते, ये आपने क्या किया है। तो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट भी हैरान और परेशान हो गया क्योंकि ये जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी था वो जूनियर था जो ए के लोधी साहब थे उनका। तो उन्होंने कहा सर अगर आपको छुट्टी चाहिए थी उस दिन 2-3 दिन पहले आप आए हुए थे, आपको क्या ज़रूरत थी इतनी दूर आने की, आप पहले ही वैसे कह देते तो आपकी अप्रूव हो जाती। उन्होंने कहा नो जेंटलमैन, मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई ही नहीं किया, ये कैसे हो गया कि मेरी छुट्टी के हवाले से 1 महीने की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से उनकी ये मंजूरी की आ गई, मैंने ये अप्लाई ही नहीं किया। तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि वो जो सेक्रेटरी थे इस्टेब्लिशमेंट वो भी हैरान हो गए और उसके बाद ही कुछ थोड़ी ही देर के बाद एक फिर फैक्स आया ए के लोधी साहब की तरफ से जिसमें उन्होंने एक एप्लीकेशन भेजी बैक डेट में
कि उनको छुट्टी चाहिए 1 महीने के लिए, एक्स पाकिस्तान लीव। वो अपने किसी पर्सनल काम के हवाले से वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। तो वो जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट थे वो भी हैरान और परेशान हो गए कि ये माजरा क्या है, कि ये एक इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट। मैंने उसको टेलीफोन किया और पूछा कि सर आपकी छुट्टी हो गई, तो उन्होंने कहा मैंने छुट्टी अप्लाई नहीं की थी। अब ये जो है ये पुरानी तारीख की एप्लीकेशन आ गई है, तो ये क्यों इन्होंने गलत बयानी की है। तो जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट थे उन्होंने दोबारा से टेलीफोन किया उन्हीं लोधी साहब को और कहा कि सर अभी तो आपने मुझे टेलीफोन करके कहा कि मैंने कोई छुट्टी अप्लाई नहीं की और अभी आप जो है ये पुरानी डेट की छुट्टी की एप्लीकेशन आपके सामने आ गई है, तो ये क्या माजरा क्या है। उन्होंने कहा नो यंग मैन, आपको इल्म नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है या जो ऑफिस है इसकी अहमियत क्या है और ये कितना बड़ा है। अगर ये कल को इस तरह का सामने आ जाए कि मैंने कोई अपना इस तरह लेटर लिख देता या वो कर देता कि मैंने छुट्टी मांगी ही नहीं है और ये मुझे छुट्टी दे दी गई है, कोई इस तरह का प्राइम मिनिस्टर के जो ओहदा है या उसका ऑफिस है उसको मैं निगेट करूंगा, तो ये तारीख में लिखा जाएगा कि ये इस तरह की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कि वो हुक्म अदूली कर रही है, या ये जो एक पूरी आपकी जो कम्युनिकेशन है जो ऑफिशियल उसमें ये बात आ जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसको ये तारीख में क्लियर करने के लिए, ताकि ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा रहे कि मैंने छुट्टी मांगी और ये मुझे छुट्टी मिल गई। अदरवाइज मैंने कोई छुट्टी नहीं मांगी। और मैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे काजी नईमुल्लाह साहब, उनके साथ तो मैं वैसे ही अपने तौर पे वो कर लूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें ये इस तरह का कोई तासुर नहीं जानना चाहिए कि मैंने कोई जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है उसकी हुक्म अदूली की है। तो ये जो पुराने दौर में इस तरह के भी ब्यूरोक्रेट्स थे कि जो पाकिस्तान के ये जो बड़े आइनी ओहदे हैं उनकी तकद्दुस के हवाले से इस तरह के भी उन्होंने इक़दामात लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सेक्रेटरी थे वकार अहमद साहब या जो वो खातून है जिन्होंने ओहदा लेने से इनकार कर दिया, ये दोनों को इस तरह का ज़ेब नहीं देता। आप जो है वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो ऑफिसर्स हैं, ये आपको ज़ेब नहीं देता कि आप प्रेसिडेंट जैसे बड़े ओहदे की इस तरह पब्लिकली जाके आप उनको डिनाउंस करें या उनको झूठा साबित करें। उम्मीद है हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इस तरह के जो वाक़यात हैं उनसे सबक सीखेंगे। और पाकिस्तान आपके जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप उनको जो एक तरीक़ाकार है उसके तहत उन डिफरेंसेस का जो है वो आप इजहार करें, ना कि पब्लिकली किसी इस तरह के बड़े ओहदे वाले को ह्यूमिलिएट करें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।